Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आप सब कैसे हो? अच्छे ही होगे। हम बच्चों इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की यूनिट कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में मतलब पार्ट 5 में इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज़ कराया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कराया था, एनीथिंग मतलब ऐसी चीज़ें करा चुका हूँ जो आपको समझनी आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज इस पार्ट 6 के अंदर बच्चों मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। मैं आपको एक बार स्टार्ट से जो मैंने कराया है, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम न आए। ठीक है, तो बच्चों हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो कर रहे थे, हम एक स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हुआ था, या मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ कि क्या क्या था। हम बच्चों स्टार्टिंग में एक नाम पढ़ते थे, एक टर्म पढ़ते थे, स्टैंडर्ड। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड क्या था? ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड क्या था, इसकी कंडीशंस क्या थी, इसको हम कैसे फॉलो करते थे, मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों जो स्टैंडर्ड था, हम स्टैंडर्ड के अंदर एक नाम पढ़ते थे, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये मैंने बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझाया था गैल्वेनिक सेल के बारे में कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल का इसमें क्या रोल है बच्चों? एक तरफ हमारा एनोड था और दूसरी तरफ हमारा कैथोड का। ठीक है, जो हमें उनके अंदर एनोड और कैथोड के अंदर जो सॉल्यूशन लेते थे वो कंसंट्रेशंस बच्चों इजिकल टू 1 मोल था। ठीक है, टेम्परेचर कितना लिया था हमने? 298 केल्विन लिया था। ठीक है, पोटेंशियल कितना लिया था इसका? 1 atm लिया था। याद होगा ये सब। ठीक है बच्चों, गैल्वेनिक सेल को हम एक नाम और देते थे, डायनेमिक सेल। ठीक है, इसको मैंने बच्चों बहुत अच्छे से समझाया था, इन स्टैंडर्ड के बारे में बताया था, गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था कि एक्चुअली ये क्या चीज़ थी। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसकी रिएक्शंस कैसे बनी थी? तो बच्चों जो हमारी रिएक्शंस थी, ZNA का मैंने एक बार सॉल्यूशन लिया था और एक कॉपर का मैंने सॉल्यूशन लिया था। जो उसके अंदर बच्चों रिएक्शंस बनी थी वो ये बनी थी कुछ इस तरह। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आपको याद आ रही होगी कि ये इक्वेशंस मैंने ली थी। ठीक है, ये कौन सी थी? ये बच्चों हमारी एनोड थी जिंक वाली, और ये हमारी कैथोड थी। दैट इज़ क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमारी बच्चों क्या थी? एनोड क्या था? ऑक्सीडेशन था या रिडक्शंस था? कैथोड क्या था बच्चों? हमारा ऑक्सीडेशन था या एनोड था? बताओ प्लीज़ बच्चों, एक्सप्लेन करो कि जो हमारे राइट साइड क्या था और लेफ़्ट साइड कौन सी कंडीशन को मैंने अपलोड किया था। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो एनोड होता है उसकी तरफ बच्चों ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज़ क्लियर, और जो हमारा कैथोड होता है उसकी और हमारा रिडक्शन होता है। इतनी आपको समझ में आ गया? ये मैंने इतना तक समझा चुका था, मैं ये कंडीशंस को अप्लाई किया था गैल्वेनिक सेल के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा इसके अंदर सॉल्यूशन था वो कंसंट्रेशन कितना था, टेम्परेचर कितना था, हमें कितने लेकर इसके सॉल्यूशन डाला था, फिर इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल की, मतलब इसका ओवरऑल सेल, मतलब जो हमारा होता है ई नोट सेल। ठीक है, ई नोट सेल मतलब स्टैंडर्ड, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको फिर से याद आ जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, ये मैंने इतना कराया था। अब इसकी जो रिएक्शंस थी वो कैसे होंगी? क्या वो स्टैंडर्ड ना हो के अनस्टैंडर्ड बन जाएगी? अनस्टैंडर्ड बनने के बाद क्या ये वाली इक्वेशंस नहीं, ये वाला सॉल्यूशंस क्या अपलोड होगा? बिल्कुल नहीं होगा,
क्योंकि बच्चों जब हम स्टैंडर्ड के फॉर्म में जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल्स कर रहे हैं तब ये वाली कंडीशन लगेगी। जब हम अनस्टैंडर्ड मतलब अनस्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज़ करके तब ये वाली इन तीनों में से कोई एक रिएक्शंस इसमें अपलोड होगी। ठीक है, चाहे ये दोनों में से एक टेम्परेचर अपलोड होगा या इन तीनों में से कोई दो चीज़ इसमें अपलोड होगा। उस जब ये इक्वेशंस अपलोड होंगी तब उसको नाम देते हैं हम नॉन स्टैंडर्ड। क्या नाम देते हैं बच्चों? नॉन स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, ओके, समझ में आया इतना क्लियर बच्चों? आपको समझ में आया कि स्टैंडर्ड क्या था? उसको हमने एक नाम दिया था गैल्वेनिक सेल। उसके अंदर जो कैथोड है और एनोड है उसके अंदर जो मैंने सॉल्यूशन लिया था एक्चुअली ये लिया था। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल है बच्चों वो एक्चुअली हमें इसका पोटेंशियल निकालना है, मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट सेल। ये बच्चों हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? ये बच्चों हमारा बन गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल का फॉर्मूला। ठीक है, एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि ये किसका फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का फॉर्मूला है। अगर हमें नॉन स्टैंडर्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें निकालना पड़ेगा ई सेल। ठीक है, यहाँ नोट नहीं लिखूँगा क्योंकि अगर लिखूँगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। मेरे को ये वाला पुट करना है। हमें आज का टॉपिक में बच्चों हमें ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, मतलब ई सेल कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब नॉन स्टैंडर्ड आएगा, जब नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आएगा, जब इन तीनों में से कोई कंडीशन यूज़ नहीं होगी, इन कंडीशन में अगर यूज़ होगी तो तीनों में से कोई दो कंडीशन होगी। अगर दो में से है इसका कंसंट्रेशन 1 है तो इसका टेम्परेचर कुछ अलग पाएगा। ये उसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? आज का टॉपिक में हमें ई सेल निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ क्लियर? देन बच्चों इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब मैं इस टॉपिक को आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूं और आपसे एक चीज़ पूछना भी चाहता हूं। जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, जो हमारा डायनेलिक सेल है, डायनिक, ठीक है, उसका मतलब चार्ज कितना होता है? क्या आपको पता है ये कितना चार्ज फ्लो करता है? ठीक है, आपको पता है ये कितना चार्ज फ्लो करता है? ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो हमारा चार्ज होता है एक्चुअली वो क्या है? ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अब। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा जो हमारा डायनेलिक सेल है उसका चार्ज कितने फ्लो कर रहा है इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल के अंदर। दैट इज़ क्लियर बच्चों? हम अब चार्ज के बारे में सीखेंगे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, और बिठाने के बाद अगर आप भूल भी जाओ तो प्लीज़ अपने दीवार के ऊपर लिख जाओ, आपको हमेशा वो याद रखनी पड़ेगी इस चैप्टर के अनुसार। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है? 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 फैराडे। ठीक है, नाम तो सुना होगा फैराडे। ठीक है, तो मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 फैराडे। ठीक है, और फैराडे क्या होता है? ठीक है, तो 96500 कूलम्ब। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। ओके, मैं अगर कह दूं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मोल के अंदर। ठीक है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे मतलब हमारा 96500 कूलम्ब। दैट इज़ क्लियर? ओके, ठीक है, अब बात आती है चार्ज। ठीक है, तो बच्चों हम जो चार्ज है ना उसको क्याउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज जो होता है वो हमारा क्याउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? चार्ज। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 फैराडे। ठीक है, अगर मैं कह दूं 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इज इक्वल टू 3 फराडे। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। इतना आपको समझ में आया है? समझ में आया? ठीक है, 3 तो इसके मोल्स हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई फराडे की वैल्यू क्या थी? 96500 कूलम। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारा n इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n फराडे, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई फराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम। दैट इज़ क्लियर। इतना आप अपनी नोटबुक के अंदर उतारो और समझो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और जो चार्ज होता है वो कितना आएगा किसी वैल्यू के ऊपर, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज़ क्लियर। आप इसको अपनी नोटबुक में उतारो फटाफट। मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों क्यू इज इक्वल टू एन एफ। इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब होगा बच्चों, बताओ प्लीज़। तो बच्चों जो हमारा n है ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा f है ये हमारा फराडे। दैट इज़ क्लियर। ओके, तो क्यू इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 96500 कूलम। आप सब जानते हो बिटवीन, तो 1 फराडे इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 16500 कूलम के इक्वल है। दैट इज़ क्लियर। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आपने पढ़ा कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 फराडे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा डैनियल सेल था उसके अंदर कितना चार्ज था। ठीक है, जैसे देखो जिंक ने 2 अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पास रखा, तो इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इज इक्वल टू 2 फराडे। ठीक है, तो कितना चार्ज होगा इस पे? 2। तो क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था बच्चों? क्यू इज इक्वल टू एन एफ। ठीक है, एन तो हमारा 2 हो गया और मल्टीप्लाई फराडे की वैल्यू कितनी थी? 96500 कूलम। ठीक है, ये हमारा चार्ज हो गया किसका? डैनियल सेल का। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। समझ में आया बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 चीज़ें सिखाई थी। ठीक है, एक स्टैंडर्ड के बारे में बताया था, ठीक है, गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था और डैनियल सेल के बारे में बताया था। जो हमारा गैल्वेनिक सेल है और जो हमारा गैल्वेनिक सेल और हमारा डायनेमिक सेल है ना बच्चों, वो एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, दुनिया का बच्चों कोई भी इलेक्ट्रोड केमिकल सेल है वो किस पे काम करता है? एक पॉइंट पे काम करता है। उस पॉइंट का नाम क्या था बच्चों? हमारा स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, स्पॉन्टेनियल क्या था बच्चों, आपको पता है? मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या था बच्चों? जो खुद काम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, मतलब किसी की मर्जी के अनुसार काम न करना, मतलब अपनी मर्जी से काम स्टार्ट कर देना, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक करा रहा हूँ, जो मेरी जो एनर्जी होगी वो क्या लूज़ होगी या गेन होगी? प्लीज़ बताओ मेरे को। मुझे ना समझ के, या आप अनोदर काम कर रहे हो, अपने घर में पोछा लगा रहे हो, मेहनत मजदूरी कर रहे हो, मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या आपकी जो एनर्जी होगी वो गेन होगी या लूज़ होगी? बच्चों एक्चुअली हमारी बॉडी के अनुसार काम हो रहा है, तो हमारी जो एनर्जी है वो लूज़ होगी, क्योंकि जब हम हमारी बॉडी के अनुसार काम करेंगे तो हमारी जो वीकनेस है वो धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा स्पॉन्टेनियस था एक्चुअली बच्चों, उसको हम क्या लिखते थे कि वर्क इज़ डन बाय द सेल। ठीक है, वर्क इज़ द डन बाय द सेल, मतलब खुद काम करना स्टार्ट कर दे, मतलब कोई भी वर्क करना स्टार्ट कर दे। दैट इज़ क्लियर। ओके, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब मैं चलता हूँ बच्चों एक थर्मोडायनेमिक्स की ओर। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें बच्चों क्या था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? इसमें तो बच्चों
वर्क इज ए डन बाय सेल है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो सेल की एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों? जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सेल की एनर्जी होगी वो बच्चों होगी हमारी गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। डायनेमिक्स के अंदर बच्चों जो हमारा वर्क किया जाएगा, ठीक है, जो हमारे सेल के द्वारा वर्क किया जाएगा, जो सेल की एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी कम होगी, ठीक है, वो एनर्जी होगी गिब्स फ्री एनर्जी। एक्चुअली जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो दूसरों के द्वारा यूज़ की गई एनर्जी को हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो एनर्जी है वो आपके अंदर कन्वर्ट हो रही है। जो मेरा एजुकेशंस के ऊपर जो वर्क है वो आपके दिमाग के ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी एनर्जी का फ़ायदा कौन उठा रहा है? आप लोग उठा रहे हैं, ठीक है। ओके, दैट इज़ क्लियर, आपको समझ में आया, ठीक है। उसी प्रकार जब हम इस एनर्जी को दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए खींच रहे हैं तब उसकी जाके गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है, बिकॉज वी यूज़ द गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वर्टर है, ठीक है, जैसे ही लाइट कट होती है वो अपना इन्वर्टर अपनी एनर्जी को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके अंदर धीरे धीरे केमिकल एनर्जी होने लग जाती है। अगर केमिकल एनर्जी होने लग जाएगी तो ऑक्सीडेशन और रिडेशन ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, ठीक है। उसी जो वो क्या है, इन्वर्टर अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है दूसरों के थ्रू, ठीक है, ओके। उसी को, उस एनर्जी को हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने के लिए यूज़ की गई एनर्जी को हम इसको नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, दैट इज़ क्लियर। देखो जब लाइट गई, इन्वर्टर चालू हुआ, कट लाइट से इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई तो क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी से हमें केमिकल एनर्जी में चेंज करना पड़ा, ठीक है। इन्वर्टर ऑन है, चारों पूरे घर में लाइट ऑन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, लाइट, वो इन्वर्टर क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है हमारे ऊपर, ठीक है। उसी एनर्जी को हम कहते हैं बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा। है बच्चों, आपने एक फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा वर्क का कि क्यू इज इक्वल टू वी, मतलब चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें इसका क्या रोल है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, स्पॉन्टेनियस, कि वर्क इज़ डन बाय सेल, मतलब जो सेल है वो अपने आप अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हमें इसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि लाइट गई, इन्वर्टर ऑन करो, फिर ये अपनी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एनीथिंग, कुछ भी होगा। तो वो जो चीज़ है, ठीक है, वो जो सेल का जो वर्क है वो क्या है, हमारा स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारा V है ना, ये पोटेंशियल है। आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वही वाला पोटेंशियल है बच्चों, ठीक है, और कोई पोटेंशियल वाला नहीं है, ये एक्चुअली वही पोटेंशियल है। उस जो पोटेंशियल को हम पढ़ेंगे बच्चों V इज इक्वल टू ई सेल, ठीक है, मतलब हमारा इलेक्ट्रोड सेल, ओके। जैसे हमारा जिंक था, ठीक है, और जो हमारा कॉपर था, जिंक ने 2 मोल्स को रिमूव किया, फिर इसने एक्सपेक्ट कर लिए 2 मोल, ठीक है, ये इधर बनाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजेगा, ये यहाँ भेजेगा। जो हमारी जो एनर्जी लगेगी, जो इसके ऊपर पोटेंशियल लगेगा बच्चों, ये वही वाला V इज इक्वल टू पोटेंशियल है, ठीक है। इसको हम ये, अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू NF और E सेल, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, ठीक है। आप ये फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो W इज इक्वल टू NF और E सेल, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, F मतलब फैराडे, E सेल मतलब पोटेंशियल, ठीक है। V इज इक्वल टू E सेल,
दैट इज़ क्लियर। ओके, इतना आपको समझ में आया। जो मैंने अभी तक जो चीज़ बताई है बच्चों, जो चीज़ सिखाई है मैंने, वो हम क्या पढ़ रहे थे, नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जो हमें वैल्यू देते थे ना कि टेम्परेचर 298 पे होना ना होगा। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल होगा वो 1 atm के इक्वल नहीं होगा, जो हमारा कंसंट्रेशन है वो 1 मोल्स के ऊपर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर इन तीनों में से 2 चीज़ अगर अपलोड होगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर ये तीनों चीज़ होगी तो क्या होगा बच्चों, हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाली कंडीशन थी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके आगे कोई कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो 1 m के इक्वल होना चाहिए, जो हमारा टेम्परेचर है वो 298 केल्विन के ऊपर इक्वल होना चाहिए, और जो हमारा पोटेंशियल है वो 1 atm के इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना वो W = NFE0 सेल बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड का, और ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, नॉन स्टैंडर्ड का। दैट इज़ क्लियर। नॉन स्टैंडर्ड में बच्चों खाली इलेक्ट्रोड सेल आएगा, और बच्चों जो हमारा स्पॉन्टेनियस में है वो बच्चों W = NFE0 मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल अपलोड होगा। दैट इज़ क्लियर। पॉइंट है बच्चों हमारे फिजिक्स के अंदर बच्चों, जो हमारा वर्क का जो एनर्जी आती है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, एक्चुअली वो कितना है। ठीक है, जितना मतलब हम सेल वर्क डन करेंगे, ठीक है, उतना ही उसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव चली जाएगी। मतलब जो हम सेल के द्वारा जितना वर्क काम करेगा उतना ही हमारी गिब्स फ्री एनर्जी लूज़ होती चली जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया। तो हमारा W = क्या हो जाएगा बच्चों, -डेल्टा G। ठीक है, जितना हम सेल के ऊपर अगर सेल वर्क कर रहा है तो उतना ही उसकी गिब्स फ्री एनर्जी लूज़ होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे फ़ोन की बैटरी है, जितना हम यूज़ करेंगे इसको, इंस्टाग्राम चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, ट्विटर चलाएंगे, एनीथिंग यूट्यूब चलाएंगे, तो हमारी इसकी एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, डिक्रीज़ के रूप में जाएगी। ठीक है, जितना हम काम करेंगे, जितना हम मोबाइल को यूज़ करेंगे, उसकी जो बैटरी है वो डिक्रीजिंग होती चली जाएगी। ठीक है, जो हमारी डेल्टा G की वैल्यू निकल जाएगी, इसको हम बच्चों क्या कहते थे, NFE सेल भी कहते थे W को। ठीक है, तो डेल्टा D = -NFE सेल। बच्चों ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। इसको मैं चांद सितारों से सजा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर के अनुसार ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो भी हमारी सेल का जो वर्क हो रहा है उसकी जो एनर्जी को डिफ़ाइन करने के लिए बच्चों हमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। हमें जितने भी फॉर्मूले हैं बच्चों, W = Q × V, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। NFE0 सेल, ठीक है, Q = NF, जितने भी फॉर्मूले हैं बच्चों वो हमें याद करने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे तो हम कोई भी इक्वेशंस को हम नहीं पुट अप कर सकते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं। दैट इज़ क्लियर। ठीक है, जो भी हमारी एनर्जी लूज़ होगी सेल के अनुसार, उस एनर्जी को निकालने के लिए, उस एनर्जी को डिफ़ाइन करने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज़ क्लियर। अब आ गया बच्चों हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको सिखाना चाहता था। बच्चों एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रोड मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल हम कैसे निकालते थे,
ये आपको बहुत बेखूबी से पता है कि हमारा एक तरफ कैथोड और एक तरफ हमारा एनोड का जो फॉर्मूला होता था, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशंस माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शंस, ठीक है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल रिडक्शन माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑक्सीडेशंस, उस फॉर्मूले के अनुसार हम सेल ई नोट सेल निकालते थे। बात आती है बच्चों हमारी ई सेल की, मतलब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। बच्चों अभी तक जितना मैंने कराया है बच्चों, एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ, ई सेल। ई सेल को बच्चों एक्चुअली हम क्या नाम बोलते थे, नेरेस्ट इक्वेशंस, ठीक है। नेरेस्ट इक्वेशंस एक आदमी था जिन्होंने अपनी इक्वेशंस को बहुत बेखूबी से पुटअप किया था। आप कहोगे कि बच्चों सर कि इतनी देर से हम क्या सीख रहे थे। बच्चों हम इतनी देर से जो भी हमें फॉर्मूला आपको मैंने याद कराया है बच्चों, वो नेरेस्ट इक्वेशंस सिखाने, मतलब नेरेस्ट इक्वेशंस जो है उसको सोल्व करने के लिए ये बेसिक सा फॉर्मूला था। कुछ किताबों में बच्चों हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। आपको जो टॉपिक मिलेगा वो आपको गिब्स फ्री एनर्जी मिलेगी स्टार्टिंग में, उससे आगे चलोगे तो कंसंट्रेशन सेल के बारे में बताएगा, उसके आगे चलोगे बच्चों कुछ आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में मिलता जुलता आपको बताएगा, ठीक है। तो बच्चों हमें जो नेरेस्ट इक्वेशंस को सोल्व करना है, ये सब बातें आपको मैंने पहले इसलिए बताई हैं ताकि आपको बेसिक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। बच्चों ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। इन फॉर्मूला के अनुसार हम इस नेरेस्ट इक्वेशंस को निकालना पड़ेगा। कुछ साइंटिस्ट ने नाम इसका नेरेस्ट इक्वेशंस भी बताया था, नरेस्ट इक्वेशंस। हम इतने अंग्रेज़ नहीं हैं, हम जो बुक के अनुसार चलेंगे नेरेस्ट इक्वेशंस के नाम से ही इसको सोल्व करेंगे। दैट इज़ क्लियर, इतना आपको समझ में आया। जितने भी हमारे जो सेल हैं, जितने भी हमारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला को याद नहीं करोगे तो आप नेरेस्ट इक्वेशंस को सोल्व नहीं कर सकते। दैट इज़ क्लियर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, उसके अंदर मैं आपको नेरेस्ट इक्वेशंस के बारे में बताऊँगा, ठीक है बच्चों। इतना आपने सीखा। आप बच्चों प्लीज़ अपनी नोटबुक में बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद उसका बेल आइकन दबाना मत भूलो, नहीं दबाओगे तो बच्चों आपको कोई नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं पता चला तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीछे रह जाएगी। इसलिए ये वीडियो यहाँ तक समाप्त होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नेरेस्ट इक्वेशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। थैंक यू बच्चों।